Hi everyone and welcome to Excel Study. This is lecture 8 of Abnormal Psychology series being covered from R.J. Comer's Abnormal Psychology 8th edition. एंड उसके 4th चैप्टर पे हैं हम लोग. बाय नाउ हमने 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं एंड 4th चैप्टर का भी फर्स्ट हाफ हमने पढ़ लिया है. दिस चैप्टर इज टाइटल्ड एज क्लिनिकल असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जिसमें अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में क्लिनिकल असेसमेंट का जो पूरा टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, कि क्या क्या अलग अलग तरीके होते हैं जिससे क्लिनिशियंस या जो भी साइकेट्रिस्ट या जो भी साइकोलॉजिस्ट जो भी क्लिनिशियन है वो इन्फॉर्मेशन या जो भी पेशेंट के सिम्टम्स हैं उनके बारे में जो भी उनकी बैक स्टोरी है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डायग्नोसिस, कि कैसे फिर उन सिस्टम्स उन सारी इन्फॉर्मेशन को जिसको उन्होंने गैदर किया है उसकी मदद से वो पता लगाते हैं कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या इशू है. अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में ये बोला था कि हम लोग इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में कवर करेंगे. एक में हम लोग पूरा क्लिनिकल असेसमेंट पढ़ेंगे, दूसरे में डायग्नोसिस पढ़ेंगे और तीसरे में हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे. बट देन जब ये क्लास बनाते वक्त मैंने देखा कि डायग्नोसिस के पार्ट के बाद ट्रीटमेंट का जो पार्ट था वो 2-3 स्लाइड की क्लास बन रही थी, तो उसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं हो रहा था कि उसकी मैं अलग से क्लास रखूँ. तो मैंने ट्रीटमेंट का भी टॉपिक जो है वो इसी क्लास में इसी पार्ट में इंक्लूड कर लिया है. तो 2 पार्ट में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट पूरा हम ख़त्म कर लेंगे. तो बिगिनिंग विद टुडेज क्लास, आज हम लोग बात करने वाले हैं डायग्नोसिस के बारे में. डायग्नोसिस का डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में जाना था. 3 चीज़ें हमने इस चैप्टर के टाइटल में देखी. असेसमेंट का मतलब जिस मेथड से हम उस पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं उसके सिम्टम्स की एक पूरी अपनी हम लिस्ट बनाएंगे और उसके लाइफ में क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं उसकी बैकग्राउंड से रिलेटेड, उसके कल्चर से रिलेटेड, उसकी लाइफ से रिलेटेड, जो कि उनके इस सिम्टम्स में फैक्टर बन सकती है, उस रिस्पॉन्सिबल हो सकती है उसके पीछे. वो सारी बातें हमने जो है वो नोट कर ली. नाउ सेकेंड प्रोसेस वाज डायग्नोसिस, जिसकी मदद से हम उन सिम्टम्स को मैच करेंगे अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स से और देखेंगे कि कौन से बीमारी के सिम्टम्स से वो सिम्टम्स मैच हो रहे हैं. तब हम पता लगा पाएंगे कि उस पेशेंट को एग्जैक्टली कौन सी बीमारी या कौन से मेंटल इशू से वो सफ़र कर रहा है. तो जब हम उस पेशेंट के बारे में अलग अलग मेथड से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, तो जो भी हमने इंटरव्यू, टेस्ट और ऑब्जर्वेशंस के मेथड के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर की उसके बारे में, और जो भी ऐसे फैक्टर्स थे जो कि उसके साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकते थे या उसका कारण बन सकते थे, उन्हें सारी इंफॉर्मेशन का जो हमने एक चार्ट बनाया, दैट इज़ नोन एज क्लिनिकल पिक्चर. एंड देन ये क्लिनिकल पिक्चर बनाने के पीछे और उसके साथ साथ ही इसमें से ये पता लगाने के पीछे, ये असेस करने के पीछे उस इंफॉर्मेशन को कि उसमें क्या बीमारी होगी, उसके लिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो क्लिनिशियन कौन सा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अपनाता है. चाहे जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी, तो उसमें 6 मॉडल्स हमने पढ़े थे. तो वो कौन से मॉडल के थ्योरीज़ को फॉलो कर रहा है. जैसे साइकोडायनेमिक होगा तो वो अनकॉन्शियस के बारे में बात करेगा, बायोलॉजिकल होगा तो वो ब्रेन के स्ट्रक्चर और जो भी केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरॉन्स और ये सारी चीज़ें जो भी ब्रेन के फिजिकल फीचर्स से रिलेटेड है उन चीज़ों के बारे में बात करेगा, है ना. बायोलॉजिकल में ये आ गया, बिहेवियरल में अलग होगा, कॉग्निटिव में थॉट्स वगैरह. तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे पहले कि कौन सा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अपनाता है. उसी से पता लगेगा कि वो किस तरीके की ये क्लिनिकल पिक्चर बनाता है. क्योंकि अगर वो कॉग्निटिव होगा तो वो पास्ट में कैसी थॉट्स हैं, किस तरीके से कोई आदमी परसेप्शन बनाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नोट करेगा. अगर वो कोई सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव से चल रहा है तो वो उनके फैमिली बैकग्राउंड, उनकी कैसे, वो किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, किस कल्चर में रहते हैं, उनकी सराउंडिंग में कैसे टाइप का एक एनवायरनमेंट है, उन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाएगा. तो उसकी क्लिनिकल पिक्चर अलग अलग तरीके से डिफर करेगी. अब इसी क्लिनिकल पिक्चर के बेसिस पे जो उसने बनाया है वो डायग्नोसिस करेगा, यानी कि वो ये डिटरमाइन करेगा कि ये जो भी क्लाइंट के प्रॉब्लम्स हैं वो किस स्पेसिफिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स से मैच हो रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर वो क्या करेगा, मतलब बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है कि वो ये देखेंगे कि कौन से ऐसे मतलब सिम्टम्स ये जो भी हैं इस क्लाइंट के, उनमें से कौन से बीमारी में ऐसे देखे गए हैं कि ऐसे सिम्टम्स लोगों के अंदर पाए जा रहे हैं और किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट हुआ है, जो भी पास्ट की जो भी रिसर्चेस वगैरह हुई हैं उसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है. एंड देन इस डायग्नोसिस की प्रोसेस के बाद वो अलग अलग रिसर्च से मिली हुई हमें जो ट्रीटमेंट्स हैं, मेथड्स हैं, उनको अप्लाई करके उनके इस प्रॉब्लम को सही करने की कोशिश करेगा और ये पता लगाएगा कि देखो अगर मुझे बीमारी पता लग गई तो उसके जो पॉसिबल और आउटकम्स हो सकते हैं इन फ्यूचर की. अगर मान लो किसी को डिप्रेशन है तो हम ये कह सकते हैं कि उसे सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, उसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें
एपेटाइट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रेडिक्ट करेंगे और फिर हम पहले से ही उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, कुछ प्रिवेंटिव मेडिकेशंस या कुछ प्रिवेंटिव थेरेपीज़ देने लगेंगे, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? क्लासिफिकेशन सिस्टम एक लिस्ट ऑफ डिफरेंट डिसऑर्डर्स है, या आप कह सकते हो कि अलग अलग सिम्टम्स की एक लिस्ट है, जिन सिम्टम्स के बेसिस पे हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे या हम रिकग्नाइज कर पाएंगे कि ये कौन सी बीमारी उसे हो रही है। जैसे मान लो एक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट का एक एलिमेंट देखा जिसमें हमने देखा कि उसको, उस पेशेंट को हो रहा है कि वो इंसोम्निया के उसको प्रॉब्लम हो रही है फर्स्ट, देन उसको कुछ कुछ अचानक से वो बहुत सैड हो जाता है, अचानक से ऐसा उसे एंग्जाइटी होने लगती है, ये सारी चीज़ें मतलब घबराहट सी होने लगती है, और ऐसे कुछ अलग अलग सिम्टम्स की एक लिस्ट हमने जनरेट की, और उस लिस्ट के बेसिस पे मतलब उन सिम्टम्स के बेसिस पे हमने इस बीमारी को मान लो डिप्रेशन का नाम दिया, ठीक है। तो जब हमारे पास कोई पेशेंट आएगा और उसके जो भी सिम्टम्स, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की उसमें हमें ये सिम्टम्स मिलेंगे, तो हम इस लिस्ट में जाएंगे जिस लिस्ट को हम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, और वहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन से डिसऑर्डर के सिम्टम्स इस तरीके से हैं, देन विल डिटरमाइन कि उसे कौन सी प्रॉब्लम है। तो उसी लिस्ट को जहाँ पर हम अलग अलग तरीके के क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स यानी सिम्टम्स के बहुत सारे सेट्स ऐसे हमने बना रखे हैं पहले से, उनको हम चेक करेंगे, उसी लिस्ट को कहते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये जो ग्रुप है सिम्टम्स के, वो पूरी लिस्ट मतलब मान लो एक लिस्ट है और उसमें एक ही तो होगा नहीं, मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे बहुत सारी ऐसे लिस्ट्स होंगी। तो इस पूरे चार्ट को, इस पूरे चीज़ को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन ये जो एक सिंगल सिम्टम्स की हम ये जो सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं, इन सिम्टम्स की लिस्ट को क्या कहा जाता है? सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक जो लिस्ट है ये किसी एक पर्टिकुलर सिंड्रोम का सारे सिम्टम्स हैं। ये एक जो लिस्ट है, इंडिविजुअल लिस्ट को हम सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। नाउ इसी लिस्ट के बेसिस पे हम लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं कि वो किस सिंड्रोम की कैटेगरी में आ रहे हैं, एंड देन उस कैटेगरी में जो भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, गाइडलाइंस दी हैं कि किस तरीके से उस इंडिविजुअल की ट्रीटमेंट की जानी चाहिए और क्या उसके सिम्टम्स और आउटकम्स पॉसिबल हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पता लगाते हैं। अब इसमें एमिल क्रेपलिन का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। 1883 में एमिल क्रेपलिन ने ही पहली ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम की इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्होंने बनाया था। एंड देन उसके बाद बहुत सारे और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, और टुडे जो भी करंट टाइम में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, दैट इज़ डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। और इसी मैनुअल से रेफर करके लोग अलग अलग डिसऑर्डर्स के बारे में जानते हैं, उनके सिम्टम्स, उनके ट्रीटमेंट्स, उनके पॉसिबल आउटकम्स के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट टाइम में DSM जो है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट्स, विच वॉज ये जो DSM का जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इट वॉज डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, ठीक है। ICD another classification system which is known as international classification of diseases, it was developed by World Health Organization। ये इंडिया के बेसिस में होगा, तो बहुत सारे अलग कंट्रीज़ में ये भी इस्तेमाल हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में DSM इस्तेमाल हो रहा है। अब DSM जो पहला आया था वो तो बहुत ही प्रिमिटिव जो उसका वर्जन था, उसके बाद DSM-4 आया, ये 1994 में रिवाइज करके लाया गया, इसमें कुछ चेंजेस किए गए होंगे, जो भी चेंज हो रहा है, जो भी टाइम के साथ चीज़ें बदल रही हैं उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया जा रहा होगा। DSM-4 TR आया विच वॉज रिलीज्ड इन 2000 एंड अ न्यू एडिशन DSM-5 इज एक्सपेक्टेड टू बी पब्लिश्ड इन, ये इज एक्सपेक्टेड टू बी इसलिए लिख रहा है बिकॉज दिस 8th एडिशन की जो हम बुक से ये नोट्स रेफर कर रहे हैं वो काफ़ी पुरानी बुक है, तो वहाँ पर अभी 2013 जब जिस टाइम पर वो टेक्स्ट लिखा गया तब नहीं आया रहा होगा, 2013 के पहले का ये टेक्स्ट है पब्लिश्ड, इसलिए वो कह रहा है कि इज़ एक्सपेक्टेड टू बी पब्लिश्ड इन 2013, तो 2013 तक 2013 में ये DSM-5 का जो सिस्टम है ये भी आ गया होगा। नाउ हमें क्या समझना है, हमें क्या पढ़ना है DSM-4 TR के बारे में, विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड जो हमारी क्लासिफिकेशन सिस्टम वाली लिस्ट चल रही है। अब इसमें एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रक्चर्ड तरीके से अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए पूरा एक अप्रोच दी गई है, विच इज़ नोन एज मल्टी एक्सियल अप्रोच। एक मल्टी एक्सियल अप्रोच है, मतलब इसमें बहुत सारे एक्सेस डिफाइंड हैं, कैसे हम समझेंगे वो आगे। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 400 मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सारा, और ये इस मैनुअल में जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसेस है उसको 5 अलग अलग एक्सेस में डिवाइड किया गया है, यानी किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट में क्या डिसऑर्डर पाया जा रहा है ये डिटरमाइन करने में हमें 5 स्टेप से होके गुजरना पड़ेगा, और तब फाइनली उन 5 के रिजल्ट से हम ये पता लगा पाएंगे कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तो 5 एक्सेस में से सबसे पहली एक्सेस इज
क्लिनिकल सिंड्रोम्स नाम की एक एक्सिस है, और इस एक्सिस में हमें क्या करना होता है, उसकी कुछ प्राइमरी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स क्या हैं, उनके बाद जो प्राइमरी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है उसका हमें आइडेंटिफिकेशन करना रहता है। नाउ प्राइमरी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर क्या होता है, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स एंड मूड डिसऑर्डर्स। तो वो इन दोनों में से ही किसी ना किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगा। तो हमें देखना है कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है इन दोनों में से। पहली कैटेगरी है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में वो लोग आते हैं जिनको जनरल फीलिंग्स ऑफ एंग्जाइटी और वरी होती है, ठीक है, जिसको एक जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर की जो हम बात कर रहे हैं। कुछ स्पेशल केसेस हैं एंग्जाइटी के, जहाँ पर हम किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन से या किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से हमें डर लग रहा है या एंग्जाइटी हो रही है, दैट इज नोन एज फोबियाज। जैसे हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, है ना, क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों पर डर लगना। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर कोई सिचुएशन या कोई ऑब्जेक्ट है जिससे हम एंग्जाइटी फील हो रही है, दैट इज फोबियाज। पीरियड्स ऑफ पैनिक, जहाँ पर हमें बार बार पैनिक हो रहा है, तो दैट इज पैनिक डिसऑर्डर। परसिस्टेंट थॉट्स और रेपिटेटिव बिहेवियर्स और बोथ, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। लिंगरिंग एंग्जाइटी रिएक्शंस टू अनयूजुअली ट्रॉमेटिक इवेंट्स, जैसे लाइफ में किसी के जो अगर एक बार कोई मतलब बहुत भयानक कंडीशन, कोई ऐसा इवेंट हुआ जो कि उनको बहुत ज़्यादा दुख देने वाला, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देने वाला था, तो उसके बाद उस वक्त के गुजर जाने के बाद भी एट पर्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम उन्हें वो जो फीलिंग थी वो बार बार उन्हें आती रहती है, और उसकी वजह से उन्हें एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती रहती है। दैट इज़ नोन एज एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में आएगा, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की लिस्ट में हम इसे डालते हैं। तो ये सारे जो है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक प्रॉब्लम उनमें पाई जा रही है तो हम उन्हें एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की लिस्ट में डालेंगे, कैटेगरी में डालेंगे। देन कमिंग टू सेकंड कैटेगरी विच इज़ मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर्स में क्या होता है, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, ठीक है, लंबे लंबे समय तक सैडनेस फील करेंगे, ग्लूमी सा फील करेंगे। और इसमें कुछ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आते हैं और बायपोलर डिसऑर्डर्स आते हैं। बायपोलर डिसऑर्डर का मतलब होता है जहाँ पर एक तरफ तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जा रहे हैं कभी कभी, और एक तरफ वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जा रहे हैं कभी कभी। तो बायपोलर मतलब दो, बाय मतलब दो, तो 2 पोल्स हैं इसमें, 2 अलग अलग बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज़। मतलब एक तो बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हो जा रहे हैं, और एक में बहुत सैड, बहुत डिप्रेस्ड से हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारे इश्यूज़ हैं ये आएंगे आपके मूड डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में। तो हम ये सबसे पहला काम होता है हमें ये पता लगाना कि वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उनके जो भी सिम्टम्स हैं वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के हैं या मूड डिसऑर्डर्स के हैं। नाउ व्हेन वी हैव ऑलरेडी असाइन कर दी है, देन हम एक्सिस 2 पे आते हैं हमारी डायग्नोसिस के, विच इज़ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एंड मेंटल रिटार्डेशन। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी जो सिम्टम्स हैं वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के हैं या मेंटल रिटार्डेशन के हैं। तो ये दोनों कैटेगरीज में से हमें एक कैटेगरी में उन्हें डालना है। मेंटल रिटार्डेशन कैटेगरी में मतलब क्या होता है कि उनकी मेंटल एबिलिटीज़ डेट्योरेट हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, उनकी जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में उनको इश्यू होगा। तो 18 ईयर्स तक की एज तक ये पता लग जाता है कि क्या उनको कोई मेंटल रिटार्डेशन का इशू है। तो ऐसे लोगों को हम मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में डालेंगे। देन सेकंड कैटेगरी इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें होता है कि लोग बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब से, मतलब उनको एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो उसी तरीके से अजीबोगरीब बाहर जो अपना एक्सटर्नल बिहेवियर है वो भी करते हैं, और बहुत टाइम तक ये चलाते हैं। मतलब इट इज़ नॉट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत टाइम से, सालों से, हम लोग ईयर्स के बेसिस पे इसको जज करते हैं। तो सालों से अगर कोई इंसान अजीबोगरीब बिहेवियर कर रहा है, देन उनको हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर में डालेंगे। अब जैसे किसी को अगर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो वो क्या करते हैं, परसिस्टेंटली डिसरिगार्ड एंड वायलेट द राइट्स ऑफ अदर्स। जिनको डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है वो क्या करेंगे, किसी और दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे, क्लिंगिंग, ओबीडियंट एंड वेरी अफ्रेड ऑफ सेपरेशन। उनको अकेले रहने से डर लगेगा, या जिस इंडिविजुअल पर वो डिपेंडेंट है उससे दूर जाने से डर लगेगा। तो ये इस तरीके के अगर किसी को इशूज़ हैं, देन दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। आफ्टर वी हैव डिटरमाइंड दिस, नाउ वी कम टू द एक्सिस थर्ड, विच इज़ जनरल मेडिकल कंडीशंस। नाउ विल डिटरमाइन कि क्या उन्हें कोई ऐसी जनरल प्रॉब्लम है जो, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट के इश्यूज़ होते हैं। तो ये थायराइड हो गया, ये सारी बीमारियां क्या हैं, ये इंडिविजुअल की अपनी जो मेंटल मतलब बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। तो ये सारी बीमारियों का कहीं ना कहीं उनके मेंटल फंक्शनिंग पे इफेक्ट हो सकता है। तो हम ये पता लगाएंगे कि क्या उनको कोई ऐसी कोई कंडीशन या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। देन एक्सिस 4 पर भी डिटरमाइन देयर साइको सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि वो किस तरीके की फैमिली है उनकी, किस तरीके के बैकग्राउंड, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनके साथ कोई ऐसा, उनकी लाइफ में पर्सनली कोई ऐसा रिलेशनशिप इश्यूज़ ना हो, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो, कुछ लाइफ में उनके मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस आते हैं तो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये सारी फैक्टर्स के बारे में हम पता लगाते हैं। द लास्ट एक्सिस 5 इज ऑफ ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग।
इसमें हम उनको उनका जो भी ओवरऑल फंक्शनिंग है, जो भी हमने पता लगाया अभी तक, उसको 1 से 100 की स्केल पर स्कोर करते हैं। और जब उनका स्कोर जो आता है उसके लिए कुछ एक डिफाइंड क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे हम उनको जज करते हैं कि उनकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग किस लेवल पर है, उनकी सोशल फंक्शनिंग किस लेवल पर है और उनकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग किस लेवल पर है। वी डिटरमाइन दिस ऑन द बेसिस ऑफ दीज GAF scores assigned to them। हम ऐसा कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मेरे पास एक जेम्स बेनेट नाम का एक इंडिविजुअल है हु इज़ अ 35 ईयर ओल्ड मैन, और उसको क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं अब हम ये समझेंगे। उसको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लगते हैं अचानक से। बहुत सालों से ये प्रॉब्लम उसके साथ चली आ रही है। अचानक से कभी कभी वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगता है, और कभी कभी अचानक से वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, बहुत होपलेस हो जाता है। उसको किसी एक जॉब में लगे रहने में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि उसके मूड ऐसे बार बार बदलता रहता है, जिसकी वजह से वो अजीबोगरीब बिहेवियर भी करता है, और उसकी वजह से उसको एक कोई पर्टिकुलर जॉब में वो स्टेबल नहीं रह पाता। रिसेंटली उसको हॉस्पिटलाइज किया गया था। उसको एक अचानक से बहुत ज़्यादा मैनिक एपिसोड के बाद, मतलब वो अचानक से बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटेड हो गया और कुछ ऐसा बिहेवियर उसने किया होगा जहाँ पर उसने रेकलेस स्पेंडिंग कर दी, मतलब बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची बिना सोचे समझे, और बहुत रिस्की बिहेवियर वो करने लगा। उसके डिप्रेशन के एपिसोड्स भी ऐसे होते हैं जहाँ पर वो खुद को बिल्कुल अकेला कर लेता है, फैमिली से, फ्रेंड से उसको किसी के साथ रहने का मन नहीं करता, एंड देन उसको कुछ स्टेबल रिलेशनशिप्स फॉर्म करने में भी प्रॉब्लम होती है, और वो अक्सर ही डिस्ट्रस्टफुल फील करता है अबाउट ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों पर भरोसा करने में उसे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया, ये हमारे पास एक केस है और हमने उसके सिम्टम्स की एक लिस्ट बना ली। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम सारे 5 एक्सेस पे क्या क्या क्राइटेरिया आ रहा है हम वो देखेंगे कि कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। चलो, एक्सेस 1 है हमारा क्लिनिकल सिंड्रोम्स। हम देखेंगे उसे कौन सा किस कैटेगरी में वो आता है, जहाँ पर हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी थी। तो यहाँ पर उसको बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है विच इज़ मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में हम उसे डाल रहे हैं। उसको बोथ मैनिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स देखने को हम देख रहे हैं कि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। जहाँ मैनिक एपिसोड्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोसिटी, इम्पल्सिविटी होती है, रिस्की बिहेवियर वो शो कर देता है, जैसे हमने देखा था रेकलेस स्पेंडिंग और रिस्की बिहेवियर यहाँ पर हमने। एंड देन डिप्रेसिव एपिसोड्स में वो क्या करता है, होपलेसनेस होती है, वर्थलेसनेस होती है, और सोशल विड्रॉल यानी लोगों से दूर भागने लगता है, सोसाइटी से दूर भागने लगता है। तो इन सब के बेसिस पर हमने उसे मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाला। नाउ एक्सेस 2 पर आता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड मेंटल रिटार्डेशन। तो हमने यहाँ देखा कि उसको इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो पढ़ लिख नहीं पा रहा या चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, डेसिफर नहीं कर पा रहा, ये सारी प्रॉब्लम हमने नहीं देखी। हमने देखा कि उसके पर्सनालिटी से रिलेटेड उसे इश्यूज़ हैं। तो हम यहाँ पर उसे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की लिस्ट में डालते हैं, जहाँ पर हमने देखा कि उसको कुछ पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशियन है, दूसरों पर वो शक करता है, दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाता, और वो ये सोचता है कि सारे लोग उसे धोखा देंगे और सारे लोग उसे हार्म पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, और इसकी वजह से वो रिलेशनशिप्स भी नहीं बना पाता है और बहुत ज़्यादा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में रहता है वो। थर्ड एक्सेस में हम देखेंगे उसकी जनरल मेडिकल कंडीशंस कैसी हैं। तो हमने देखा कि उसे ऐसी कोई भी फिजिकल हेल्थ कंडीशंस नहीं है जो कि उसके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती हों नेगेटिव तरीके से। एक्सेस 4 पर साइको सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इसमें हमने देखा कि अभी रिसेंटली उसका जॉब लॉस हुआ है, बार बार उसकी जॉब छूट जाती है बिकॉज वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं मेंटेन कर पाता अपने मूड स्विंग्स की वजह से। मान लो आज उसको कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सौंपा गया है जिसकी प्रेजेंटेशन कल होनी है, नाउ ही इज़ फीलिंग वेरी सैड, वेरी होपलेस और डिप्रेस सा हो गया है वो, और इसकी वजह से वो बहुत प्रोडक्टिवली अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी नहीं तैयार कर पा रहा, और इसकी वजह से नेक्स्ट डे उसको ऑफिस में बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। तो बार बार ऐसा काम होगा तो वो आपको, जहाँ पर आप प्रोडक्टिविटी नहीं है आप शो कर रहे हो, वहाँ पर आपको जॉब के लिए वो नहीं रखेंगे। तो इस तरीके से उसको बार बार जॉब उसकी छूट जाती है। सेकंड हमने देखा रिलेशनशिप्स भी उसकी कुछ फेल हुई हैं, बहुत सारी ऐसी लाइफ में उसने धोखा खाया है लोगों से, बहुत सारी उसकी रिलेशनशिप्स टूटी हैं, उसके ट्रस्ट को तोड़ा गया है बार बार, जिसकी वजह से वो इनसिक्योर फील करता है और अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करता है, लोगों से दूर भागता है, डरता है उनसे। एक्सेस 5 पर नाउ वी आर गोइंग टू असाइन हिम अ GAF स्कोर, और हमने देखा कि उसका जो GAF स्कोर है वो 45 है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा बाइपोलर डिसऑर्डर के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, जहाँ पर उसकी सोशल, ऑक्यूपेशनल और इंटरपर्सनल फंक्शनिंग नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट हो रही है, हिंडर हो रही है। उसका जो रिसेंट जॉब लॉस था और रिलेशनशिप्स बनाने में उसकी जो प्रॉब्लम है वो दिखाती हैं कि वो पूरी तरीके से ओवरऑल उसकी फंक्शनिंग ही काफ़ी लो लेवल की है। तो 45 स्कोर तो बहुत ही काफ़ी बुरा स्कोर है 1 से 100 की स्केल पे।
तो अपनी इस एक्सिस के हिसाब से हमने क्या एक डायग्नोसिस किया। एक्सिस 1 पे हमने कहा बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की कैटेगरी, एक्सिस 2 पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक्सिस 3 पे हमने देखा उसे कोई इशू नहीं है, एक्सिस 4 पे रीसेंट जॉब लॉस एंड फेल्ड रिलेशनशिप्स विच इज साइको सोशल स्ट्रेसर्स, एंड एक्सिस 5 पे हमने उसका GAF स्कोर डिटरमाइन किया 45 विच इज सीवियर डिसफंक्शन की कैटेगरी में आता है वो। इस तरीके से हम इस मेथड को यूज़ करके DSM-4 के मेथड को यूज़ करके और इन पांचों एक्सिस की मदद से हम किसी के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पता लगाते हैं। नाउ क्या ये एक सही तरीका है, क्या ये इफ़ेक्टिव है लोगों की डायग्नोसिस करने में, क्या हम सही तरीके से इस मेथड को अप्लाई करके लोगों की इश्यूज़ के बारे में पता कर पा रहे हैं और उन्हें ट्रीट कर पा रहे हैं, सही ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं, ये हम कैसे पता लगाते हैं। कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम सही है या नहीं ये पता लगाने के लिए उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले उसे रिलायबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सारे क्लिनिशियंस जो भी इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं वो अग्री करने चाहिए एक पर्टिकुलर सेम क्लाइंट के एक ही इशू पर, कि मतलब कोई अगर कह रहा है कि उसे एंग्जाइटी का इशू है, कोई कह रहा है उसे डिप्रेशन का इशू है, तो ये दो अलग अलग कैटेगरीज हो गई। किसी ने उसको डाल दिया मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में, किसी ने उसको डाल दिया पर्सनालिटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में, तो ये यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम क्लाइंट के ऊपर सेम ही रिजल्ट आना चाहिए। अब पहले के जो DSMs थे, जो स्टार्टिंग में अर्ली वर्जन्स इसके आए थे, देवर वेरी लो रिलायबल, मतलब बहुत कम उनकी रिलायबिलिटी थी, ज़्यादा रिलायबल नहीं थे। जैसे 1960s के स्टार्टिंग में इसका एक जो एविडेंस है वो ये है कि 4 क्लिनिशियंस ने इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग अलग अपने अपने क्लिनिक्स में 153 पेशेंट्स के ऊपर ये डायग्नोसिस का प्रोसेस इस्तेमाल किया था DSM-1, एंड देन उनमें से सिर्फ 54% उनकी ऐसी डायग्नोसिस थी जो सेम आई थी, बाकी के सारे डायग्नोसिस अलग अलग आए थे। इसका मतलब वहाँ पर रिलायबिलिटी कम देखने को मिल रही थी, क्योंकि अगर रिलायबिलिटी ज़्यादा होती तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में ऐसा होता कि उनके सबके डायग्नोसिस एक इंडिविजुअल के बारे में सेम ही आते। नाउ DSM-4 में कुछ इंप्रूवमेंट देखी गई। इसमें देखा गया कि थोड़ा सा बेटर रिलायबिलिटी है बाकी मेथड्स के कंपैरिजन में, बिकॉज इसको थोड़ा बहुत एक्सटेंसिव फील्ड ट्रायल्स के बाद बनाया गया था, मतलब कुछ फील्ड स्टडीज़ की गई और देखा गया कि क्या नए नए चेंजेस हमें लाने हैं और उसके बाद ये इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसकी रिलायबिलिटी थोड़ा बेटर थी। उसके बावजूद भी इसमें कुछ कमियां, कुछ खामियां अभी भी देखने को मिलती हैं। जैसे जब हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं तब, तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर इशू को जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कह देते हैं, कुछ लोग उसको एगोराफोबिया डाल देंगे, कोई लोग उसे सोशल फोबिया में डाल देंगे। अपने अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लोग अलग अलग कैटेगरीज उसको असाइन कर देते हैं, विच इज़ जो कि उसकी रिलायबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। मतलब हर क्लिनिशियन अपने हिसाब से अलग जजमेंट देगा, तो किस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। किसी एक इंसान को एक बीमारी के लिए हम 3 अलग अलग बीमारियों का ट्रीटमेंट तो नहीं दे सकते ना। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर किसी को फीवर है और हम उसे डायरिया की दवा दे रहे हैं तो ये सही नहीं है ना। तो वही इश्यूज इसके साथ भी थे, बट देन हमने फिर इसमें काफ़ी बदलाव लाए, चेंजेस लाए, और वो कैसे किया, DSM-5 इंट्रोड्यूस करके। उसके पहले हमें जानना है कि और इसमें क्या क्या इश्यूज़ आए थे DSM-4 में और जिसकी वजह से हमें एक नया मेथड लाने की ज़रूरत पड़ी। एक होता है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, यानी कोई भी जो अगर हम डायग्नोसिस कर रहे हैं किसी बीमारी का, तो हम उससे ये भी प्रेडिक्ट कर पाएँ कि आगे क्या इस बीमारी में और क्या क्या पॉसिबल सिम्टम्स हैं जो आगे इस पेशेंट में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी की एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये जो है वो DSM-4 में लाया गया, ये प्रेडिक्टिव वैलिडिटी की जो पॉइंट है ये थोड़ा बेटर आया है इसमें। देन क्या हुआ, इसमें वैलिडिटी ज़्यादा होती है अर्लियर इसके जो वर्जन आए, जो एडिशंस आए उससे। हाउएवर कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि ये बहुत वीक रिसर्च पे आया है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका रिसर्च सपोर्ट इसके पीछे नहीं है, और इसमें कुछ जेंडर और रेस के बायसेस भी इंक्लूडेड हैं, और इसकी वजह से उनको लोगों ने DSM-4 मेथड को क्रिटिसाइज़ किया। अच्छा, इसमें और भी कुछ क्रिटिसिज्म जो मेन थे वो क्या थे, एक था ये क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव का। उन्होंने कहा DSM-4 के बेसिस पे, इस पर लोगों ने ये सवाल उठाए कि DSM-4 का जो लिस्ट है, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये कहता है कि जो 2 बीमारियां, अगर वो 2 अलग अलग बीमारियों के नाम बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये 2 अलग अलग बीमारियों की क्वालिटीज़ अलग अलग हैं, इसलिए हम इन्हें चेंज कर रहे हैं। बट हम किसी 2 बीमारी को क्वांटिटी के बेसिस पे भी तो जज कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि अगर ये कह रहे हैं कि एंग्जाइटी है और डिप्रेशन है, तो हम ये कह रहे हैं कि एंग्जाइटी भी तो डिप्रेशन का एक छोटा फॉर्म ही है। जब वही एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है तो उसे हम डिप्रेशन कह देते हैं। तो इन्होंने कहा इसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दोनों कोई अलग अलग बीमारियां हैं, ऐसा थोड़ी है।
वही बीमारी है, सिर्फ जब वो कम लेवल पर है तो हम उसे एंग्जाइटी कह दे रहे हैं, और जब वही बीमारी बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जा रही है तो उसे हम डिप्रेशन कह दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर बीमारी में क्वालिटी का फ़र्क है, क्वालिटी तो सेम ही है, बीमारी तो सेम ही है, सिर्फ क्वांटिटी का फ़र्क है कि यहाँ पर क्वांटिटी जब कम है तो वो एक अलग नाम हम उसे दे रहे हैं, और क्वांटिटी जब ज़्यादा है तो हम उसे अलग नाम दे रहे हैं। तो ये कैसे सही हो सकता है? देन इन्होंने कहा डायमेंशनल वर्सेस कैटेगोरिकल की प्रॉब्लम आई। इसमें इन्होंने कहा कि अलग अलग डिसऑर्डर्स के लिए इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बनाई है, लेकिन कुछ ऐसे भी डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम एक सिंगल डायमेंशन पे जज कर रहे हैं। जैसे मैंने मान लो ये एक सिंगल लाइन है, इसके बेसिस पे जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन की ही एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं, तो हमने कहा एंग्जाइटी और डिप्रेशन का पता लगाने में सबसे मेन जो एक फैक्टर है, जो मेन सिम्टम है इसके पीछे, दैट इज नेगेटिव इमोशनैलिटी। यानी जो लोग नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हैं, जिनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो जब उनको कुछ लो लेवल पर नेगेटिव इमोशन फील हो रहा है, देन इट इज़ नोन एज एंग्जाइटी। जब उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है यही, देन इट इज़ नोन एज डिप्रेशन। तो हम इनको अलग अलग कैटेगरीज कैसे बोल सकते हैं? ये तो सिर्फ एक ही कैटेगरी है, बट सिर्फ डायमेंशन का अंतर है, यानी कुछ लेवल का अंतर है। जब वो कम लेवल पर है तो वो एक अलग नाम दे रहे हैं, जब ज़्यादा लेवल पर पहुंच जा रहे हैं तो हम उसे अलग नाम दे रहे हैं। जैसे फीवर है और कोविड है, कोविड के सारे सिम्टम्स जो है वो ऐसे थे कि वो फीवर के थे, बट उस फीवर में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कोविड से कम लेवल पर थी। कोविड में लंग्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था, ठीक है, था फीवर जुकाम ही, यही सारे सिम्टम्स थे नॉर्मल, बट उनका इम्पैक्ट जो पड़ रहा था बॉडी पे वो एक्सट्रीम लेवल पे पड़ रहा था, तो हमने उसे कोविड-19 का नाम दे दिया, ठीक है। बट उसमें है तो फीवर ही ना, तो उस फीवर को तो अलग नाम नहीं दे दिया। तो वही कह रहे हैं ये कि एक ही डायमेंशन है, सिर्फ लेवल का फ़र्क है, तो उसे हम दो अलग अलग कैटेगरीज कैसे कह सकते हैं? इन सारे चैलेंजेस, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने DSM-5 का एक क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया, विच वॉज अ बेटर अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ DSM-4 TR। अब इसमें हमने कुछ चेंजेस लाए। 2010 में इसका पहला ड्राफ्ट लॉन्च किया गया था, जिसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स पाई गई, उस पर भी लोगों ने सवाल उठाए। उसके बाद ये सारे चेंजेस लाए गए। ये चेंजेस की एक लिस्ट है पूरी, ये आप रीड कर लेंगे। इसमें इन्होंने क्या किया, एक नई कैटेगरी ASD नाम की ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की इन्होंने ऐड की, जिसमें हमने DSM-4 की कैटेगरीज ऑटिज्म और एस्पर्जर सिंड्रोम, ये दो अलग अलग कैटेगरीज इन्होंने दे रखा था, जबकि ये एक ही कैटेगरी है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा लेवल का फ़र्क था। तो इन दोनों को मिला करके इन्होंने एक ही कैटेगरी बना दी, विच इज़ नोन एज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इन्होंने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम की एक कैटेगरी थी, उसे रिमूव किया एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में से, और उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में ले जाके पटक दिया, ठीक है। इंक्लूडिंग डिसऑर्डर सच एज होर्डिंग डिसऑर्डर, बॉडी मॉर्फिक डिसऑर्डर, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर एंड स्किन पिकिंग डिसऑर्डर अंडर द ग्रुपिंग कॉल्ड। अच्छा, ये सारे इस ग्रुप में ये सारी बीमारियां आती थी, उनके साथ साथ इन्होंने इसको भी इसी में डाल दिया। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम की एक अलग से ही कैटेगरी इन्होंने बना रखी थी, उसको इन्होंने हटाया और ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स में ले जाके डाल दिया। सही बात है, ये तुमने एक अलग बीमारी का पूरा एक अलग मतलब इतना बड़ा एक इनसे रिलेटेड बीमारियों का गुच्छा है, तुम उसी में उस बीमारी को डालने के बजाय एक अलग कैटेगरी ले आके खड़ा कर दिए। तो इन्होंने इसको इसी में जोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया। DSM-4 कैटेगरी हाइपोकॉन्ड्रियासिस को इन्होंने दो सेपरेट नई कैटेगरीज में बांटा, जिसमें एक इन्होंने इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर नाम की कैटेगरी रखी है, एंड सेकेंड वन वॉज कॉम्प्लेक्स सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। ये दो कैटेगरीज में इन्होंने इस एक कैटेगरी को डिवाइड किया। कुछ नई कैटेगरीज का एडिशन हुआ जो पहले नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, जैसे मिक्स्ड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, वाइल ऑफरिंग स्ट्रिक्टर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर इन चिल्ड्रेन। अच्छा, नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, जेंडर डिस्फोरिया, एटेनुएटेड साइकोसिस सिंड्रोम, ये कुछ नई कैटेगरीज इन्होंने ऐड की। और ये जो जेंडर डिस्फोरिया था, ये एक कैटेगरी को रिप्लेस किया था इसने, और उस कैटेगरी का नाम था जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ठीक है। एक नई ग्रुपिंग ऐड की, विच इज़ नोन एज सब्सटेंस यूज एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, जिसमें सिर्फ सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स ही नहीं, बट ऑल्सो जो नॉन सब्सटेंस एडिक्शन थे वो भी सारे ऐड हुए, जैसे गैम्बलिंग डिसऑर्डर, ठीक है। DSM-4 में स्किज़ोफ्रेनिया सब कैटेगरीज थी, उसको इन्होंने हटा दिया। पैरानॉइड, डिसऑर्गेनाइज्ड, अनडिफरेंशिएटेड एंड रेजिडुअल। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन में कुछ चेंज आया, और कहीं अगर हमने ये जो पीछे बात की डायमेंशन और कैटेगरी की बात, तो 10 कैटेगरी में से 6 ही कैटेगरी ऐसी बचेगी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की, बाकी की 4 कैटेगरीज तो उड़ जाएंगी। DSM-4 की कैटेगरी डिमेंशिया ऑफ द अल्जाइमर्स टाइप, इसको इन्होंने दो सेपरेट कैटेगरीज में डिवाइड किया, विच वॉज नोन एज माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद अल्जाइमर्स डिजीज एंड मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद अल्जाइमर्स डिजीज। ये सारे, इतनी सारी लिस्ट है, ये आपको याद नहीं करना है, पूरा रटना नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा अगर आप रिमेंबर कर सकते हैं कुछ कुछ नाम तो ठीक है, वरना फिर इतना ये पूरा रट के आपको नहीं जाना है।
अच्छा, इतने सारे चेंजेस लाने के बावजूद भी क्लिनिशियंस को चैन नहीं मिला, सुकून नहीं मिला, और उन्होंने कहा कि ये सारे जो चेंजेस आप लाए हैं ये कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है कि मतलब सब एकदम सच ही है, सबको हम एकदम सही मान लेंगे। अभी और भी ज़्यादा DSM-5 पे रिसर्च करना बाकी है, और अभी हम इसमें और रिविजन्स करके और भी इसका एडवांस्ड वर्जन लेकर आएंगे। ठीक है। अब क्या ये जो डायग्नोसिस की प्रोसेस है और किसी को एक बीमारी का लेबल दे देना, ये सारी चीज़ें उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं? तो हाँ, हमने कहा डायग्नोसिस और लेबलिंग जो है वो कुछ हार्मफुल इफेक्ट डाल सकती है इंडिविजुअल की लाइफ पे। ठीक है। अब कैसे? मिस डायग्नोसिस हो सकती है। मान लो क्लिनिशियंस जो हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उसके बावजूद भी वो कभी कभी डायग्नोसिस में उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, बिकॉज हैं तो वो आखिर वो इंसान ही, और गलतियां इंसान से ही होती हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, और उसके चक्कर में उन्होंने किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अगर इग्नोर कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो वो कुछ गलत अपना डायग्नोसिस कर सकते हैं और एक गलत डिसीजन दे सकते हैं अबाउट द डिसऑर्डर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। ऑल्सो वहाँ पर उनके कुछ पर्सनल बायसेस हैं जो बीच में आ सकते हैं और उनके जजमेंट को गलत कर सकते हैं। जैसे एक क्लासिक स्टडी हुई थी जहाँ पर एक टीम ने 131 पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स को रीइवैल्यूएट किया था न्यूयॉर्क में, जिसमें पता चला कि इसमें से सिर्फ 89 ऐसे हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया से, ये सारे पेशेंट्स स्किज़ोफ्रेनिया के ही थे। और जब रीइवैल्यूएट किया तो हमने देखा इसमें से 89 ही ऐसे हैं जो एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया के आ रहे हैं, और बाकी सारे में तो इस स्किज़ोफ्रेनिया के कोई भी ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स नहीं थे, उनको सिर्फ कुछ नॉर्मल मूड डिसऑर्डर्स थे। ठीक है। तो वहाँ पर उनको मिसडायग्नोसिस की वजह से ज़बरदस्ती स्किज़ोफ्रेनिया की दवाएं खिलाई जा रही हैं, उसका पेशेंट समझा जा रहा है ज़बरदस्ती। ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है कि ऐसे जो डायग्नोस्टिक ऐसे लेबल्स दे दिए गए, जब हम आप किसी को पागल पागल करने लगोगे ना, तो एक जैसे हमने कहा कि अगर आप किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए डांटते हैं, ठीक है, और वो ऐसा काम नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसको डांट रहे हैं उस चीज़ के लिए, आप उसको बार बार पनिश कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा, तो वो वही काम करने लगता है। वो सोचता है कि जब मेरे अच्छे होने के बावजूद भी मुझे कोई अच्छा नहीं कह रहा, मुझे सब खराब ही कह रहे हैं, तो मैं खराब ही बन जाता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। वैसे भी डांट खानी है, ऐसे भी डांट खानी है। तो वही बात यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं कि जब हम किसी को कोई ऐसा लेबल दे देते हैं ना, तो वो उसी हिसाब से जो है वो सोसाइटी एक्सपेक्ट करने लगती है कि वो बिहेव करेगा, और सोसाइटीज़ की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए वो सच में उसी बीमारी के हिसाब से बिहेव करने लगता है, मेंटली डिस्टर्ब लोगों की तरीके बिहेव करने लगता है, शायद जो कि उसके अंदर ऐसी कोई इशू ना भी हो फिर भी। ठीक है। स्टिग्मा हो जाता है कुछ कि मतलब एक तरीके से, एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं कुछ जिनको ऐसे मेंटल इलनेस होती है, और वहाँ पर फिर उनको जॉब नहीं देंगे लोग। कोई अगर उनको ऐसी इशू है तो उनको रिलेशनशिप्स बनाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। बहुत सारी ऐसी स्टिग्मा इससे जो है वो लिंक हो जाता है। एंड देन बहुत सारे क्लिनिशियंस जो है वो इस बात पर आर्ग्यू करते हैं कि हम सही तरीके से डायग्नोसिस कैसे करें, ये सारे अगर गलत सलत इम्पैक्ट्स हो सकते हैं इसके। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम तो है ही नहीं, हमें क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही हटा देना चाहिए। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, क्लासिफिकेशन सिस्टम की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें सिर्फ ज़रूरत है कि उनको उनके अंदर कुछ हम ऐसी इंप्रूवमेंट्स लाएँ इस प्रैक्टिस में, इस मेथड में, कि जिसकी वजह से हमारा जो भी डायग्नोसिस हो वो सही हो। एकदम हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम डायग्नोसिस का काम ही खत्म कर दें या हम क्लासिफिकेशन सिस्टम का काम ही खत्म कर दें। हमें बस एक अच्छा तरीका, अच्छा मेथड लाना है इस काम को करने के लिए। यहाँ से हमारा डायग्नोसिस का पार्ट खत्म होता है और ट्रीटमेंट का पार्ट स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट का 2-3 स्लाइड का सिंपल सा छोटा सा नोट्स है, और ज़्यादा इसमें कुछ खास बातें भी नहीं बताई गई हैं। सिंपल, क्योंकि ट्रीटमेंट में क्या बताएंगे, ट्रीटमेंट मेथड का हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि जब हमने असेसमेंट में हमने पता लगा लिया उन पेशेंट के क्या सिम्टम्स हैं, डायग्नोसिस में हमने उस पेशेंट के सिम्टम्स को अलग अलग बीमारियों के सिम्टम्स से मैच करके पता लगा लिया कि उन्हें क्या बीमारी है। अब बारी है उन्हें सही ट्रीटमेंट, सही इलाज देने की, ताकि उनकी वो प्रॉब्लम हम ख़त्म कर सकें। तो ये हम कैसे करते हैं? तो इस प्रोसेस में सबसे पहले थेरेपिस्ट को ये डिसाइड करना होता है कि वो कौन से मेथड से अपने पेशेंट को या अपने क्लाइंट को ट्रीटमेंट देने वाले हैं। तो पहले तो इसमें 2 तरीके का डेटा होता है। एक होता है वो डेटा जो हमने हमारे क्लाइंट के बारे में कलेक्ट किया है, और एक होता है वो डेटा जो हमारे पास लिखित में है कि किस बीमारी के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो जो हमने अपने क्लाइंट के बारे में, उनके सिम्टम्स की, उनकी पर्सनल जो भी डेटा कलेक्ट किया है, उसे हम कहते हैं इडियोग्राफिक या आइडियोग्राफिक डेटा। और जो हमारे पास लिखित में रिसर्च से प्रूव्ड जो भी ट्रीटमेंट के तरीके, मेथड्स, बीमारियों के सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं, दैट इज़ नोन एज नोमोथेटिक डेटा। अब सबसे पहले थेरेपिस्ट इन 2 डेटा को मैच करके देखते हैं कि कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट प्लान या कौन सा ट्रीटमेंट मेथड सही होगा इस पर्टिकुलर क्लाइंट के बीमारी को या प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। अब ये डिपेंड करता है उनके
थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे कि वो कौन सी थ्योरी के बेसिस पे ट्रीटमेंट खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कोई भी जो थेरेपिस्ट होगा वो किसी एक पर्टिकुलर मॉडल का रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो वो अपने मॉडल के बेसिस पे ही ट्रीटमेंट के प्लान ढूंढेगा और धीरे धीरे जब वो बार बार इन प्लान्स को यूज़ करके ट्रीटमेंट करेगा पेशेंट्स की, तो वो उसमें काफ़ी एक्सपर्ट हो जाएगा, अडेप्ट हो जाएगा। ठीक है। अब थेरेपिस्ट वैसे कहते तो हैं कि वो रिसर्च के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, बट हर थेरेपिस्ट जो है वो रिसर्च को पढ़ता नहीं है। सारे रिसर्च जितनी दुनिया में हो रही है, हर थेरेपिस्ट के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो सारे रिसर्च पेपर्स या आर्टिकल्स बैठ के पढ़े और पता लगाए कि वक्त के साथ साथ बीमारियों के सिम्टम्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं और उनकी किस तरीके से ट्रीटमेंट करनी है, उन मेथड्स में भी क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एम्पेरिकली सपोर्टेड ट्रीटमेंट्स का एक मेथड आया। ठीक है। ये वो थेरेपीज़ होती हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन होती हैं, जिसमें रिसर्च से इनके पास सपोर्ट होता है और इस बात का एविडेंस होता है कि ये जो भी ट्रीटमेंट का मेथड हम बता रहे हैं ये किसी स्पेसिफिक डिसऑर्डर की को ठीक करने के लिए इफ़ेक्टिव पाया गया है। ठीक है। अब ऐसा इसलिए करना ज़रूरी था क्योंकि ऐसे मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए बहुत जल्द ही कोई अच्छा, कोई रिलायबल, कोई वैलिड और इफ़ेक्टिव मेथड ट्रीटमेंट का ढूंढना बहुत ज़रूरी था। और उस वक्त पे ऐसा नहीं था। उस वक्त पे क्या हमेशा ही ऐसा नहीं है कि सारे थेरेपिस्ट बैठ के रिसर्च पेपर्स पढ़ते थे, तो ये भी ज़रूरत पड़ी कि इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम उन तक पहुँचाएँ कैसे। तो ये काम भी इसमें किया जाता था कि इन सारी इन्फॉर्मेशंस को एक गाइडलाइंस के फॉर्म में सारे क्लिनिशियंस तक पहुंचाया जाता था, ताकि उनको वक्त के साथ पता चलता रहे कि क्या क्या बदलाव आ रहे हैं बीमारियों में और क्या बदलाव होना चाहिए उनके ट्रीटमेंट करने के मेथड्स में। तो इन ट्रीटमेंट के मेथड्स, इन थेरेपीज़ को हम कहते हैं एम्पेरिकली सपोर्टेड ट्रीटमेंट्स, जिनके पीछे रिसर्च का एक सपोर्ट होता है। ठीक है। अब कोई भी ट्रीटमेंट का मेथड जो हम अपना रहे हैं वो एक्चुअली काम कर रहा है या नहीं, उससे कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं, ये हम कैसे पता लगाते हैं। इसमें हमें 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। 3 मेन पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले सक्सेस को डिफाइन करना। हम कैसे कहेंगे कि कोई थेरेपी सक्सेसफुल है या नहीं। जब कोई भी थेरेपी अगर अपने जिस भी क्लाइंट के ऊपर या जिस भी पेशेंट के ऊपर हम वो अप्लाई कर रहे हैं, उसको आराम दे रही है, उसको उनकी प्रॉब्लम से निजात दिला रही है, उनकी प्रॉब्लम्स में कुछ इम्प्रूवमेंट ला रही है उनकी कंडीशन में, तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि हाँ, ये थ्योरी जो है वो सक्सेसफुल है या एक सक्सेस है ये थेरेपी का मेथड। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि सक्सेस को हम हमेशा जो है मेजर नहीं कर सकते हैं, हमें इसका अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो अब इसमें भी प्रॉब्लम हुई कि अगर ज़रा सा भी आराम हुआ है तो ही हम ये कहेंगे कि वो थेरेपी है, वो ट्रीटमेंट का मेथड काम कर रहा है, या जब तक वो ट्रीटमेंट का मेथड पूरी तरीके से उनको ठीक नहीं कर देता तब हम कहेंगे कि वो ट्रीटमेंट का मेथड काम कर रहा है। तो ये काफ़ी डिबेट, काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सा एक आइडिया रहा कि हम किस बात पे, किस बेसिस पे हम किसी ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल कहेंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि हम इम्प्रूवमेंट को कैसे मेजर करेंगे, कैसे हम पता लगाएं कि उस पेशेंट में कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया हो सकता है किसी के इम्प्रूवमेंट को देखने का। जब आप कोई क्लिनिशियन या कोई थेरेपिस्ट या कोई काउंसलर किसी इंडिविजुअल से बात करता है तो वो उनकी बातों के थ्रू, उनके बिहेवियर, उनके एक्शंस, उनके थॉट्स, उनकी जो भी चीज़ें, जो बातें वो कर रहे हैं, उनके थ्रू पता लगाने की कोशिश करता है उनकी पर्सनालिटी के बारे में। तो अगर वो अपने नज़रिए से उन इंसान को देख रहा है तो सबका नज़रिया अलग हो सकता है। तो हम कैसे पता लगाएं कि कोई इंडिविजुअल में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। वो खुद से उसका कुछ और पर्सपेक्टिव हो सकता है, आपका कुछ और पर्सपेक्टिव हो सकता है। फिर इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर हम ऐसे नहीं पता लगा पा रहे हैं तो हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे रेटिंग स्केल्स या ऑब्जर्वेशनल डेटा। इन सब मेथड्स को इस्तेमाल करके हम थेरेपी के आउटकम्स को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी जो है वो एक प्रॉब्लम आई कि हम कैसे पता लगाएं कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। थर्ड इशू वॉज वेराइटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट। एक प्रॉब्लम ये आई कि जो भी थेरेपीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वैरायटी की, एक तो बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं और उसी तरीके से बहुत सारी वैरायटी की ट्रीटमेंट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। अब ऐसा होता है कि हम किसी एक इंडिविजुअल पर जो ट्रीटमेंट उसको हम दे रहे हैं वो उसको फ़ायदा दे रही है, उसकी प्रॉब्लम को ठीक कर रही है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर दूसरे पेशेंट पर भी हम सेम ट्रीटमेंट या थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे तो उसे भी आराम होगा ही नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल, थेरेप्यूटिक एंड प्रोसीजरल फैक्टर्स होता है। कुछ उनके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हो सकती हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं उनके बीमारियों में, या उनके पर्सनल कोई चेंजेस हो सकते हैं, या ट्रीटमेंट में कुछ ऐसा तो कुछ तो हो सकता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को, मान लो मैंने कहा मैंने पैरासीटामॉल्स ली, मान लो एक कैलपॉल है और एक डोलो है,
कुछ लोगों को फीवर में डोलो फ़ायदा कर देती है उनके फीवर को ठीक करने में, बट कैलपॉल उन्हें नहीं इतना इफेक्टिव प्रूव होती, बट किसी को कैलपॉल बहुत ज़्यादा सूट कर सकती है। तो हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो किसको सूट कर रही है, ये अलग अलग लोगों पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड कर सकता है। तो हम किसी एक ट्रीटमेंट को एक बीमारी के लिए सारे लोगों पर जनरलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई ट्रीटमेंट कौन सी किसके ऊपर इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। तो ये सारे बहुत सारे 3 तरीके के ये अलग अलग इश्यूज हमें देखने को मिले ये पता लगाने में कि कोई भी ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं। नाउ इन सारे चैलेंजेस को, ये जो 3 प्रॉब्लम्स हमने बताई, इनको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया गया। जैसे हमने कंट्रोल ग्रुप बनाया, हमने कहा हम किसी एक ग्रुप पे रिसर्च करेंगे जिसमें हम लोग हर तरीके के हर वैरायटी के पॉसिबल लोगों को रखेंगे, ताकि जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका उसके बेसिस पे हम हर तरीके के लोगों को जज कर सकें और एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट का मेथड सब पे अप्लाई कर सकें। रैंडम असाइनमेंट का मतलब जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो हर एक तरीके के इंडिविजुअल की उस ग्रुप में आ सकने की। एंड मैच्ड रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, जहाँ पर हम क्या करेंगे, मैच करके देखेंगे कि कोई भी ऐसा इंसान छूट ना गया हो या किसी एक ग्रुप में हमारे सिर्फ एक तरीके के लोग ना रह गए हों। ये सारी चीज़ों की वजह से हम इन सब मेथड्स का यूज़ करके वैलिडिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये काम करने के लिए कुछ एक मेथड लाया गया विच वॉज नोन एज थेरेपी आउटकम स्टडीज़। इन स्टडीज़ में हम ये प्रूव करते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में इफेक्टिव, मतलब कौन सा मेथड इफेक्टिव ज़्यादा हो रहा है, ये हमें ये प्रूव करने में मदद करती है। इसमें हम कौन सी थेरेपी ओवरऑल किसी पर्टिकुलर बीमारी में सबसे ज़्यादा सही प्रूव हो रही है, आरामदायक प्रूव हो रही है, फ़ायदा पहुँचाने वाली प्रूव हो रही है, ये बताते हैं। अब इस थेरेपी आउटकम स्टडीज़ में रिसर्चर्स मेनली 3 क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। पहला, इस थेरेपी इन जनरल इफेक्टिव, क्या ये थेरेपी इन जनरल काम करती है, क्या ये पर्टिकुलर थेरेपी जो है वो जनरली इफेक्टिव है एक किसी पर्टिकुलर थेरेपी के बारे में, और क्या कुछ पर्टिकुलर थेरेपीज सिर्फ कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए इफेक्टिव है या नहीं। इन 3 क्वेश्चंस पर हम फोकस करते हैं इस थेरेपी आउटकम स्टडी में। अब ये कैसे करते हैं, इन क्वेश्चंस में क्या क्राइटेरिया, क्या पॉइंट्स आते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस थेरेपी जनरली इफेक्टिव, क्या थेरेपी की ज़रूरत है भी, या हम बिना थेरेपी के लोगों की ऐसे प्रॉब्लम को छोड़ दें और वो ठीक हो जाएंगे। तो हमने देखा कि थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज अगर किसी इंसान को हम थेरेपी नहीं दे रहे हैं या कोई प्लेसबो ट्रीटमेंट का फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको कम आराम होता है, रादर दैन अगर हम उसकी कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसे ज़्यादा आराम फील होगा। और अपनी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक स्टडी का एग्जाम्पल दिया जो कि स्मिथ, ग्लास और मिलर द्वारा की गई थी 1980 में, जिसमें उन्होंने ये पाया कि 75% लोग ऐसे थे जिनको ट्रीटमेंट की वजह से फ़ायदा हुआ। ठीक है, मतलब जिन लोगों को थेरेपी मिली वो लोग ऐसे लोगों से जिनको थेरेपी नहीं मिली थी उनके 75% लोगों से बेटर कंडीशन में वो लोग थे। हाउएवर कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया कि उनकी हालत और बदतर हो गई थेरेपी के बाद, जहाँ पर 5 से 10% ऑफ पीपल ऐसे थे जिनको मतलब थेरेपी के दौरान ही कुछ ज़्यादा ही सिम्टम्स और नेगेटिव देखने को मिले, जैसे कि गिल्ट और होपलेसनेस। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि आर पर्टिकुलर थेरेपीज जनरली इफेक्टिव। एक पर्टिकुलर मेथड हमने थेरेपी का लिया और उसके बारे में हम कह रहे हैं कि क्या ये इफेक्टिव है या नहीं। तो इन सबको पता लगाने के लिए मेटा एनालिसिस और ये सारे तरीके के अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया गया रिसर्च करने के लिए, और इससे हमें पता चला कि जो भी थेरेपी, कोई एक इंडिविजुअल थेरेपी भी आप लेंगे तो भी हम कह रहे हैं कि वो नो ट्रीटमेंट या प्लेसबो ट्रीटमेंट से बेटर ही है, बट कोई भी एक सिंगल टाइप की थेरेपी को हम यूनिवर्सली नहीं कह सकते कि वो कोई एक थेरेपी का मेथड किसी दूसरी थेरेपी से ज़्यादा मतलब इफेक्टिव है। तो ये हमें बताता है कि थेरेपी आउटकम्स में डिपेंड मोर ऑन द इंडिविजुअल थेरेपिस्ट एंड देयर अप्रोच, कि वो किस अप्रोच से उस थेरेपी को अप्लाई कर रहे हैं रादर दैन कि थेरेपी खुद कैसी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक रेप्रोचमेंट मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका काम क्या था, इनका काम था आइडेंटिफाई करना कुछ कॉमन स्ट्रैटेजीज जो कि सारे थेरेपिस्ट एक कॉमन स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, जैसे गिविंग फीडबैक टू क्लाइंट्स, आप क्लाइंट्स को उनके प्रॉब्लम के बारे में फीडबैक दीजिए, फोकसिंग ऑन क्लाइंट्स थॉट्स, उनके थॉट्स के बारे में आप पता लगाइए, एंड बिहेवियर्स एंड प्रमोटिंग सेल्फ मास्टरी। ये कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें बताई गई कि जो हर थेरेपिस्ट को अपनानी ही चाहिए अपने ट्रीटमेंट करते वक्त, कोई भी थेरेपी का मेथड चाहे वो यूज़ कर रहे हों। ठीक है, भले आपकी अप्रोच अलग अलग है, आप अलग अलग मॉडल से मदद से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन इनको ये जो टेक्निक्स हैं ये तो अपने थेरेपी के मेथड में इनकॉर्पोरेट करनी ही करनी चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि आर पर्टिकुलर थेरेपीज इफेक्टिव फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। मतलब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि क्या कैलपॉल की टैबलेट जो है वो फीवर को सही करने में
इफेक्टिव है या नहीं। हम ये कह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर थेरेपी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इफेक्टिव है या नहीं, इसका हम टेस्ट करते हैं। तो अलग अलग बीमारियों का अलग अलग जो है वो थेरेपीज़ पे अलग अलग रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि बिहेवियरल थेरेपीज़ जो होती हैं वो फोबियाज़ को ट्रीट करने में ज़्यादा बेटर सही मानी जाती हैं। हालांकि वहीं पर अगर स्किज़ोफ्रेनिया का केस है तो वहाँ पर हम बिहेवियरल थ्योरीज को ना अपना करके हम ड्रग थेरेपी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो ज़्यादा फायदा पहुँचाती है, ठीक है। तो हमने देखा कि अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके की थेरेपी का मेथड कोई हो सकता है जो ज़्यादा कारगर साबित हो रहा हो। कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें कंबाइंड अप्रोचेस की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर हमें ड्रग थेरेपी को साइकोथेरेपी के साथ जोड़ना पड़ सकता है। जैसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, वहाँ पर हम आपको एक्सटर्नल कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ साथ हम आपको साइकोथेरेपी भी देंगे, आपकी काउंसलिंग करने की भी कोशिश करेंगे बातचीत करके, ठीक है। तो कुछ बीमारियों में हमें ये जो है वो दोनों की एक मिक्स्ड इंटरसेक्शन जो होता है अलग अलग थेरेपीज़ का, वो हमें अप्रोचेस का यूज़ करना पड़ता है। नाउ कॉम्बिनेशन अप्रोच में हम कहते हैं कि दो थेरेपिस्ट जो है इन्वॉल्व होते हैं। एक वो होता है जो साइकोफार्माकोलॉजिस्ट होता है, यानी एक साइकेट्रिस्ट जिसका काम होता है मेडिकेशंस देना, दवाई देना, ठीक है। तो वो वहाँ पर इन्वॉल्व होगा, वो ड्रग थेरेपी अपनी कंटिन्यू करेगा। और एक वहाँ पर होगा साइकोलॉजिस्ट, कोई सोशल वर्कर या कोई अलग थेरेपिस्ट जिसका सिर्फ काम होता है साइकोथेरेपी देना, यानी ऐसे थॉट्स में और बातचीत करके, कॉन्वर्जेशन करके, इन सारे मेथड से जो है लोगों को रिलीफ देना। जहाँ पर वो हो सकता है कि सिर्फ जैसे साइको एनालिसिस का जो मेथड होता है वो यूज़ कर करके थेरेपी करना, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके के थेरेपिस्ट इस कॉम्बिनेशन अप्रोच में इन्वॉल्व रहेंगे। एक कौन? साइकोफार्माकोलॉजिस्ट जिनका काम है दवा देना, और एक साइकोथेरेपी जो कि कॉन्वर्जेशन करके, बातचीत करके लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब ये जितना भी बोरिंग पार्ट था इस बुक का वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। अब नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर हमारा एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें हम लोग अलग अलग बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं और किस बीमारी के क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको ट्रीटमेंट के क्या अलग अलग मेथड हैं अलग अलग अप्रोच में, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। तो वो बहुत मज़ेदार होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको इस क्लास के पीडीएफ चाहिए, मतलब नोट्स का पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये यूज़र नेम आप टाइप करेंगे टेलीग्राम पे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा, प्लस इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम के यूज़फुल स्टडी मटेरियल आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे, तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी और सब कुछ अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन और ये नोट्स, क्योंकि बहुत मेहनत से ये नोट्स बनाए जाते हैं अच्छे से, पॉइंट वाइज आपको एक पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं, पॉइंट वाइज ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं जो आंसर राइटिंग में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।